हेलो प्यारे बच्चों। तो कैसे हो आप सब। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आज की इस वीडियो में। और आज की ये एक स्पेशल और मोस्ट डिमांडेड वीडियो क्लास 8वीं का आपका सोशल साइंस यानी कि सामाजिक विज्ञान का जो सब्जेक्ट है बच्चों, इसी के एनुअल यानी फाइनल एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। जी हाँ बच्चों, क्योंकि जैसा कि आपको पता है कि आज आज यानी कि 16 फरवरी 2026 को, चाहे आप मॉर्निंग शिफ्ट के बच्चे हो या फिर इवनिंग शिफ्ट के, आपका आज एसएसटी का जो फाइनल एग्जाम है, एनुअल एग्जाम, वार्षिक पेपर, ये होने वाला है। ठीक है, तो आज के पेपर की तैयारी के लिए हम लोग अपना एक मोस्ट इंपॉर्टेंट जो प्रीवियस ईयर का पेपर है, जिसे आप सैंपल पेपर भी कह सकते हैं, इसी को सॉल्यूशन के साथ में समझ रहे थे, जिसका पार्ट 1 ऑलरेडी मैंने आपको शाम को करवा दिया था। तो ये वीडियो इसी पेपर के पार्ट 2 की रहेगी। और पता है बच्चों, ये जो पार्ट 2 की वीडियो है, पता है क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे अपने खंड नंबर घ यानी कि 5 नंबर के क्वेश्चंस को, पांचवा खंड यानी कि 4 नंबर के केस बेस्ड क्वेश्चन को, और अपने मैप को बच्चों। ठीक है, 5 नंबर के क्वेश्चन, 4 नंबर के मैप, इन सभी को देखेंगे, है ना। और ये जो वीडियो है ना, चाहे आप में से कोई भी बच्चा हिंदी मीडियम का, उसके लिए भी है, और इंग्लिश मीडियम का, उसके लिए भी, तो आप सभी के लिए है ना। और बच्चों, वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी को मेरी तरफ से आपका जो एसएसटी का पेपर होने वाला है, इसके लिए विश यू वेरी वेरी ऑल द बेस्ट। अच्छे से एग्जाम करना बच्चों, तैयारी काफी अच्छी करवा दी है, थोड़ी और तैयारी करते हैं इस पार्ट 2 की वीडियो से। तो रेडी हो बच्चों पार्ट 2 को समझने के लिए? तो चलो शुरू करेंगे। बच्चों देख सकते हैं, पिछली वीडियो में आपको मैंने खंड का यानी कि एमसीक्यू वाले जो भी हमारे क्वेश्चंस थे, देख सकते हैं, विद कंप्लीट एक्सप्लेनेशन हिंदी और इंग्लिश दोनों में बहुत अच्छे समझाया था बच्चों। 1 से 2 घंटे के अंदर ही ना उस वीडियो को 12-13 हजार बच्चे देख चुके हैं। ठीक है, तो आप भी जाओ, जल्दी देखो और तैयारी करो। ठीक है, चलो हम लोग ना अपने आज के क्वेश्चन को शुरुआत करेंगे फटाफट से। हाँ देखो, यहां तक तो मैंने आपको समझा दिया था। अब यहां से शुरुआत होगी बच्चों आज की इस वीडियो की। ठीक है, यहां से तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहते हैं बच्चों, काफी इंपॉर्टेंट है। और पता है, इस वीडियो में ना आपको मैं इस पेपर के अलावा जो हमारा पहला वाला पेपर है, ठीक है, पहला वाला पेपर, उसका भी रिवीजन करवा दूंगा। ठीक है, जिससे कि आपको ना कुछ और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो होंगे वो पता चल जाएंगे, है ना। चलो बच्चों, पहले देखेंगे हिंदी में, फिर इंग्लिश में। ओके, तो एक बार क्वेश्चन को दोबारा पढ़ते हैं और ढंग से समझते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन 7 क्या है, यानी कि पहला क्वेश्चन इस वीडियो का, भारतीय शिक्षा के बारे में जो प्राच्यवादी हमारी परंपरा है, इसका क्या दृष्टिकोण है, ये हमें बताना है। ठीक है, तो देखो बच्चों, आपकी सहूलियत के लिए, अच्छे से याद करने के लिए मैंने छोटे छोटे की पॉइंट बना रखे हैं। ठीक है, जैसे कि भारतीय शिक्षा प्रणाली पर जोर, यानी कि ये जो प्राच्यवादी परंपरा है, इसके तहत भारतीय शिक्षा प्रणाली पे जोर दिया जाता है। कैसे? जो प्राच्यवादी विद्वान है ना इस परंपरा के, वो ये कहते हैं कि गुरुकुल की शिक्षा हो गई, पाठशालाओं की शिक्षा हो गई, और जो मदरसों में शिक्षा दी जाती है वो बहुत ही आदर्शवादी शिक्षा होती है, इंपॉर्टेंट होती है। फिर ये कहते हैं पारंपरिक ज्ञान की रक्षा, अर्थात इन लोगों का ये मानना है कि भारत में ना, चाहे संस्कृत की भाषा हो, अरबी की भाषा हो, या फिर फारसी, कोई सी भी भाषा हो, हर टाइप की भाषा में भारत में शिक्षा दी जाती है। ठीक है, इसके अलावा धार्मिक और नैतिक शिक्षा, यानी कि प्राच्यवादी शिक्षा में धार्मिक ग्रंथों, दर्शन, साहित्य और नैतिक शिक्षा, इन सभी पे विशेष ध्यान दिया जाता है। यानी कि प्राच्यवादी लोग क्या कहते हैं कि भारत में ना धार्मिक ग्रंथों पर, जो भारत के दर्शन है, भारत का जो साहित्य है, भारत में लोगों को नैतिक शिक्षा वगैरह, इन सभी पे ज्यादा बल दिया जाता है। ठीक है, उसके अलावा प्राच्यवादी ये भी कहते हैं कि औपनिवेशिक शिक्षा का विरोध, अर्थात वे अंग्रेजी माध्यम की शिक्षा प्रणाली के विरोधी थे। ठीक है, अर्थात जो भारत की शिक्षा प्रणाली है ना, ये बहुत ही अच्छी है, और कहते हैं कि अंग्रेजी माध्यम में जो शिक्षा सिखाई जाती है, हम उसका विरोध करते हैं। ठीक है, क्योंकि इसे भारतीय संस्कृति से अलग माना जाता था, दैट्स वाई। ओके, तो ये शिक्षा के बारे में प्राच्यवादियों के विचार। ओके बच्चों, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है प्राच्यवादियों वाला। ठीक है, अब इसी मामले में भारत की शिक्षा के संबंध में महात्मा गांधी के दृष्टिकोण क्या थे बच्चों। ठीक है, तो महात्मा गांधी के दृष्टिकोण भी इस वीडियो में हम पढ़ेंगे। तो आओ पढ़ते हैं बच्चों। देखो, वैसे तो आपको 3 ही पॉइंट लिखने हैं, लेकिन मैंने ना 5 लिखे हैं, ताकि अगर 5 नंबर में आ गया तो 2 पॉइंट कहां से लाओगे आप, इसीलिए मैं 5 नंबर के हिसाब से समझाऊंगा। ठीक है, तो भारतीयों की शिक्षा के संबंध में
महात्मा गांधी का दृष्टिकोण। सबसे पहले बच्चों नई तालीम, अर्थात गांधी जी ने नई तालीम नामक शिक्षा प्रणाली का प्रस्ताव रखा और इसमें पता है कोई एजुकेशन नहीं बल्कि जो व्यावहारिक ज्ञान होता है समाज में लोगों के साथ में व्यवहार करने का और जो हस्त कौशल है इसको महत्व दिया था इन्होंने नई तालीम के तहत। ठीक है, मातृभाषा में शिक्षा, गांधी जी चाहते थे कि जो शिक्षा है ना वो हमें मातृभाषा में मिलनी चाहिए ताकि हर एक व्यक्ति, हर एक बच्चा उसको अच्छे से समझ सके। क्योंकि हमारी जो मातृभाषा, मान लीजिए हमारी मातृभाषा हिंदी है, ठीक है, तो हिंदी में हमें सिखाएं। मातृभाषा हमारी मान लेते हरियाणवी है तो हमें हरियाणवी में सिखाएं। मातृभाषा हमारी झारखंडी है तो हमें झारखंडी भाषा में सिखाएं। तेलुगु है तो तेलुगु भाषा में सिखाएं। जो हमारी मातृभाषा होगी ना उसमें हमें एजुकेशन मिलनी चाहिए। ठीक है, सर्वांगीण विकास, गांधी जी का मानना था कि शिक्षा जो है ना वो केवल किताबी ज्ञान नहीं है। ठीक है, शिक्षा केवल साक्षरता ही नहीं बल्कि शारीरिक, मानसिक और नैतिक विकास का भी साधन होनी चाहिए। इसके अलावा रोजगार परक शिक्षा, यानी कि गांधी जी कहते हैं शिक्षा जो है ना वो आत्मनिर्भरता को जोड़ती है। जैसे कि हम कृषि के मामले में हस्तशिल्प हो गए या फिर अन्य व्यवसायों को शिक्षा का हिस्सा बनाने की वकालत ये लोग गांधी जी ने की थी। ठीक है, कि हम कृषि में भी शिक्षा को ला सकते हैं, हस्तशिल्प या फिर अन्य जो व्यवसाय हो गए उनको भी शिक्षा के जरिए और एक्सपेंड कर सकते हैं, है ना, ये चीजें। फिर आगे देखेंगे औपनिवेशिक शिक्षा का विरोध, यानी कि अंग्रेजी शिक्षा प्रणाली का विरोध किया गया। ठीक है, ये कहते हैं हम अंग्रेजी शिक्षा प्रणाली का विरोध करते हैं क्योंकि भारतीय संस्कृति और स्वाभिमान को अंग्रेजी शिक्षा प्रणाली कमजोर करती है, दैट्स वाई। ठीक है, और इंग्लिश में देखेंगे डिस्क्राइब द व्यू ऑफ ओरिएंटलिस्ट ट्रेडिशन रिगार्डिंग इंडियन एजुकेशन। तो देख सकते हैं आपके सामने ये 5 पॉइंट लिखे हुए बच्चों कि एम्फेसाइज ऑन इंडियन एजुकेशन सिस्टम, प्रोटेक्शन ऑफ ट्रेडिशनल नॉलेज, रिलीजियस एंड मोरल एजुकेशन, अपोजिशन टू कॉलोनियल एजुकेशन। डिस्क्राइब महात्मा गांधीज व्यू रिगार्डिंग द एजुकेशन ऑफ इंडियंस। तो देख लेंगे बच्चों महात्मा गांधीज व्यू रिगार्डिंग द एजुकेशन ऑफ इंडियंस। तो नई तालीम है, एजुकेशन इन मदर टंग, ऑल राउंड डेवलपमेंट, वोकेशनल एजुकेशन, अपोजिशन टू कॉलोनियल एजुकेशन। अब बच्चों यहाँ पे एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन आपको मैं समझा देता हूँ पिछली वीडियो का, जो कि है रविंद्रनाथ टैगोर के शिक्षा के प्रति विचार। ठीक है, रविंद्रनाथ टैगोर के। तो रविंद्रनाथ टैगोर ये कहते हैं कि जो शिक्षा है ना ये प्रकृति और स्वतंत्रता इससे जुड़कर देखी जानी चाहिए। यानी कि उनका मानना ये था कि शिक्षा जो है वो केवल किताबी ज्ञान ही नहीं बल्कि हमारे अंदर रचनात्मकता, हमारी कला, हमारे आत्मविश्वास को बढ़ावा देनी चाहिए। ठीक है, अब इसी मामले में उन्होंने शांति निकेतन की स्थापना की। क्यों? क्योंकि वो यहाँ पर एकदम खुले प्राकृतिक वातावरण में बच्चों को शिक्षा दिया करते थे। उनके अनुसार शिक्षा का उद्देश्य मानवता, आध्यात्मिकता और स्वतंत्र सोच को विकसित करना होता है। ठीक है, इस तरीके से था बच्चों ये। चलो अब हम अपने अगले खंड को शुरुआत करने वाले हैं जो कि हमारा खंड नंबर घ रहेगा दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों के बारे में। ठीक है, बड़े ध्यान से देखिएगा बच्चों। क्वेश्चन 8 है मृदा संरक्षण के उपाय बताइए। तो बच्चों आप पहले तो ये समझ लो कि मृदा संरक्षण की हमें आवश्यकता क्या होती है। देखो कई बार क्या होता है हम लोग ज़्यादा खेती कर लेते हैं, सिंचाई ज़्यादा हो जाती है, हम लोग पेड़ ज़्यादा काट देते हैं, बाढ़ बहुत आ गई, तो इससे क्या होता है मिट्टी जो होती है ना, मिट्टी उसका कटाव हो जाता है। कटाव की वजह से मिट्टी की परत नष्ट हो जाती है ऊपर ऊपर से थोड़ी थोड़ी सी। तो उसी के मामले में हम मिट्टी को कैसे सुरक्षित कर सकें वो हमें उपाय यहाँ पे बताने हैं। ठीक है बच्चों, तो मृदा उपाय के कई सारे तरीके हैं जिसमें से सबसे पहला तरीका है बच्चों वृक्षारोपण। जितने ज़्यादा हम पेड़ लगाएंगे ना बच्चों उतना ही कम मिट्टी का क्षरण होगा। क्षरण का मतलब उतना ही मिट्टी जो है वो कमज़ोर होगी। ठीक है, मतलब कमज़ोर कम पड़ेगी, ताकतवर बनेगी एक तरीके से, है ना। अगर हम ज़्यादा पेड़ लगाएंगे ना तो मिट्टी जो थोड़ी पावरफुल बनेगी। ओके, और इसकी नमी बनी रहेगी। अब नमी रहेगी तो भाई मिट्टी को ज़्यादा नुकसान भी नहीं होगा। फिर कंटूर खेती, अर्थात पहाड़ी क्षेत्रों में ना ढलानों पर समोच्च रेखाओं के समान खेती करने से मिट्टी का कटाव रोका जा सकता है। यानी कि एक होती है सीढ़ीनुमा खेती और भी कई तरीके के होते हैं, तो कंटूर खेती करनी चाहिए पहाड़ियों पे। फिर अगला देखेंगे बच्चों फसल चक्र, यानी कि अलग अलग मौसम में हमें ना अलग अलग फसलें उगाने से मिट्टी में उर्वरता बनी रहती है। यानी कि हमें पता क्या करना चाहिए, जैसे जैसे जो मौसम आता है हमें उस मौसम के हिसाब से अपनी फसल को बोना चाहिए और काटना चाहिए। ठीक है, इससे क्या होगा
कि जो मिट्टी की उपजाऊपन क्षमता है वो भी बनी रहेगी, और थोड़े टाइम के लिए हमें खेत को महीने भर के लिए 15-20 दिन के लिए खाली छोड़ देना चाहिए। इससे जो उपजाऊपन क्षमता है उसकी ह्यूमस की मात्रा मिट्टी में वो भी बढ़ जाएगी। ठीक है। फिर आता है बच्चों टेरेस खेती। पहाड़ी क्षेत्रों में सीढ़ीदार खेत बनाकर मृदा संरक्षण किया जाता है। ठीक है, कैसे? पहाड़ी क्षेत्रों में ना सीढ़ीदार खेत को बना के हम मृदा का संरक्षण कर सकते हैं। ठीक है। इसके अलावा बच्चों नदियों और नहरों के किनारे घास लगाना, क्योंकि ज़्यादातर मृदा जो होती है ना उसका नाश कैसे होता है? क्योंकि जब कोई बारिश वगैरह होती है तो नहरों में या नदियों के आसपास जो मिट्टी होती है ना वो पानी में बह जाती है। अब पानी में बहेगी तो फिर तो वही पानी बन गई है ना, तो इसीलिए नदियों और नहरों के किनारे घास का लगाना जरूरी होता है। सिंचाई के सही तरीके अपनाना, यानी कि जब आप खेती करें है ना तो उस समय कोशिश करें कि आप अधिक पानी का उपयोग ना करें। क्या मैंने बोला? कि अधिक पानी का उपयोग ना करें। ठीक है, जितनी मिट्टी की उर्वरता हो, ठीक है, मतलब उर्वरता के लिए जरूरी हो उतना ही आपको पानी यूज़ करना चाहिए। ठीक है, ज़्यादा यूज़ करेंगे, ज़्यादा सिंचाई करोगे तो वही फसल जो है ना वो सड़ी जाएगी एक तरीके से, है ना। इसीलिए हमें ड्रिप सिंचाई जैसी तकनीकें अपनानी चाहिए। फिर है जैविक खाद और हरी खाद का प्रयोग, अर्थात रासायनिक उर्वरकों की बजाय, केमिकल जो होते हैं ना उनकी बजाय हम जैविक खाद बना सकते हैं। गोबर की खाद हो गई या फिर जो कूड़ा सड़ाया जाता है उसकी खाद हो गई, ऐसे करके हम खाद का उपयोग कर सकते हैं और जो केमिकल होते हैं उनका उपयोग ना करें, जिससे कि मिट्टी स्वस्थ होगी, है ना। तो बहुत तरीके हैं बच्चों जिससे मृदा को बचा सकते हैं। अब से इंग्लिश मीडियम में देख लेंगे, एक्सप्लेन द मेथड्स ऑफ सॉइल कंजर्वेशन। तो क्या बच्चों है मेथड्स सॉइल के कंजर्वेशन के? तो प्लांटेशन ऑफ ट्री है, काउंटर फार्मिंग है, क्रॉप रोटेशन है, टेरेस फार्मिंग हो गई, है ना। इस तरीके से और भी हैं। अगला बच्चों क्वेश्चन 28, बहुत अच्छा प्रश्न है, पॉलिटिकल साइंस से है आपका। ठीक है, सिविक्स जिसे बोलते हैं। स्वतंत्र न्यायपालिका की आवश्यकता का विश्लेषण कीजिए। यानी कि देखो हमारे भारत में ना डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, हाई कोर्ट है और सबसे ऊपर है सुप्रीम कोर्ट। तो ये जितनी भी कोर्ट होती हैं बच्चों ये ना बहुत ही स्वतंत्र होती हैं, ये फ्री होती हैं एक तरीके से, है ना। तो हमें क्यों जरूरत है एक स्वतंत्र न्यायपालिका की हमारे देश में, वो हमें बताना है, जो कि न्याय करती है। तो बस चलो बच्चों देखते हैं अच्छे तरीके से। देखो बच्चों यहाँ पे मैंने सारे पॉइंट बहुत आसान तरीके से लिख रखे हैं। ठीक है, स्वतंत्र न्यायपालिका की आवश्यकता का विश्लेषण। ठीक है, अब जैसे ना आप सीधा सीधा ये कह सकते हो कि लोकतंत्र की रक्षा के लिए, ठीक है, संतुलन बनाए रखने के लिए, निष्पक्ष न्याय करने के लिए, संविधान की रक्षा के लिए, नागरिकों के अधिकार की सुरक्षा के लिए। लेकिन टीचर इतने छोटे पॉइंट के पूरे नंबर तो देगा नहीं, तो इसमें ना आपको कुछ कुछ बातें लिखनी पड़ेंगी। जैसे कि सबसे पहला है निष्पक्ष न्याय करने के लिए, यानी कि जो न्यायपालिका है ना वो स्वतंत्र होगी। जब वो स्वतंत्र होगी ना किसी प्रकार का उस पर कोई राजनीतिक दबाव वगैरह नहीं होगा, है ना, न्यायपालिका पे, तब वो आसानी से और बहुत ही सही न्याय कर पाएगी जब उस पर किसी भी तरीके का कोई दबाव नहीं होगा। ठीक है, दूसरा है बच्चों लोकतंत्र की रक्षा, यानी कि एक जो स्वतंत्र न्यायपालिका होगी वो नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा कर पाएगी, और अगर सत्ता कोई अपने अधिकार का दुरुपयोग करती है तो उसका जो है ये ध्यान रखेगी। ठीक है, फिर है संतुलन बनाए रखना, अर्थात देखो हमारी संविधान ने 3 पार्ट में शक्तियों को डिवाइड कर रखा है, पहली विधायिका, फिर कार्यपालिका, फिर न्यायपालिका। तो न्यायपालिका विधायिका और कार्यपालिका पर नियंत्रण रखती है। किस मामले में? कोई विवाद ना करे, विवाद करे तो उसको सजा भी सुनाती है फिर न्यायपालिका, इतनी पावर है इसके पास। ठीक है, फिर है बच्चों संविधान की रक्षा, अर्थात देखो देश की सबसे बड़ी शक्ति है संविधान, है ना, उससे ऊपर कोई भी नहीं है। तो जो हमारी ये न्यायपालिका है ना ये संविधान की सर्वोच्चता को बनाए रखने में सहायक होती है, और अगर कोई भी कानून असंवैधानिक है तो उसे अमान्य घोषित कर देती है। ठीक है, फिर है नागरिक अधिकारों की सुरक्षा, अर्थात यह नागरिकों को सरकार के किसी भी अन्यायपूर्ण फैसले के खिलाफ न्याय पाने का अवसर प्रदान करती है। अर्थात जैसे आप हो, ठीक है, सरकार ने कोई ऐसी नीति बना दी है कि जिससे आपके मौलिक अधिकार का उल्लंघन हो रहा है या फिर आपको नुकसान हो रहा है, तो आप सीधा सीधा न्यायपालिका में जाके जो है अपील कर सकते हैं, और न्यायपालिका क्या करेगी? आपके अधिकारों की सुरक्षा करेगी फिर। ठीक है, आगे सामाजिक न्याय आ जाता है और कानूनी सुधार आ जाते हैं, जैसे कि एक स्वतंत्र न्यायपालिका समय समय पर कानूनों की समीक्षा करके आवश्यक सुधार कर सकती है, इस तरह से।
ओके बच्चों, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बस आप इसके छोटे छोटे जो पॉइंट मैंने लिख रखे हैं, अंडरलाइन कर रखे हैं और बोल्ड कर रखे हैं, इससे आप याद कर लीजिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, जनहित याचिका का क्या महत्व है बच्चों? आप देखो नाम से पता चलता है ना, जनहित यानी कि लोगों के हित में दायर की गई कोई मांग या कोई याचिका, कोई अपील लोगों के हित में, ठीक है। तो ये है, तो इसके क्या लाभ होते हैं बच्चों, क्या महत्व है इसके? ओके, तो चलो बच्चों अच्छे से समझते हैं इस क्वेश्चन के आंसर को। देखो क्या लिखा हुआ है, जनहित याचिका का महत्व। सबसे पहला पॉइंट, सामान्य लोगों की न्याय तक पहुंच। यानी कि देखो समाज में ना कुछ लोग ऐसे हैं जो बहुत ही गरीब हैं, बहुत ही कम पढ़े लिखे हैं, तो वो तो भाई न्यायपालिका के बारे में ज़्यादा कुछ जानते नहीं है ना। तो इसके माध्यम से, जनहित याचिका के माध्यम से कोई भी व्यक्ति या कोई भी संस्था समाज के हित में अदालत में याचिका दायर कर सकता है। दूसरा पॉइंट बच्चों, सामाजिक न्याय। यानी कि देखो समाज में गरीब लोग भी हैं, वंचित भी हैं, कुछ ऐसे लोग हैं जिसका शोषण किया जा रहा है, तो ऐसे में इन लोगों को न्याय दिलवाने का अगर कोई सही तरीका है तो वो है जनहित याचिका। और ये कौन दायर कर सकता है? कोई एक व्यक्ति कर सकता है दायर, उनकी तरफ से कोई एक एनजीओ, कोई संस्था दायर कर सकती है ना। तीसरा, सरकारी नीतियों पर नियंत्रण। जनहित याचिका के माध्यम से सरकार की गलत नीतियों को अदालत में चुनौती दी जा सकती है। जैसे हमें सरकार का कोई काम पसंद नहीं आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, हम एक समूह बनाएंगे 15-20 लोगों का, 100-200-500 लोगों का, और एक जनहित याचिका को कोर्ट में डाल देंगे, ठीक है, कि हम भाई सरकार के इस फैसले के विरोध में हैं, ठीक है, तो फिर उस पर एक्शन जरूर लिया जाएगा, ठीक है। तो सरकारी नीतियों पर नियंत्रण करती है जनहित याचिका। अगला है बच्चों, पर्यावरण संरक्षण है, भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्यवाही है, तेज न्याय होता है इससे, और लोकतांत्रिक सशक्तिकरण, ये भी इसका एक एग्जाम्पल हो जाता है बच्चों। ठीक है, आ गया समझ? चलिए इंग्लिश मीडियम में देख लेंगे इन्हीं क्वेश्चंस को। तो एनालाइज नीड फॉर एन इंडिपेंडेंट जुडिशरी, ठीक है, एनालाइज द नीड फॉर इंडिपेंडेंट जुडिशरी। तो किस लिए हमें जरूरत है एक इंडिपेंडेंट जुडिशरी की, सारी बातें आप यहाँ से पढ़ सकते हो बच्चों। ठीक है, अगला वाला देखेंगे। तो एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। तो क्या है बच्चों इसके बारे में, सारे पॉइंट आपके सामने यहाँ पे लिखे हुए हैं, आप पढ़ सकते हो, ठीक है। ओके, तो चलिए प्यारे बच्चों, अब हम डिस्कस करते हैं अपने अगले खंड को, जो कि है हमारा 5वां खंड, और ये होगा केस आधारित, यानी कि जिसमें स्रोत आधारित हमारे क्वेश्चन होंगे, ठीक है। तो चलो बच्चों पढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन 10 क्या कहता है कि नीचे दिए गए स्रोत, यानी कि इस पैसेज को ध्यानपूर्वक पढ़िए और पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए, 4 नंबर का, ठीक है। चलो पहले पढ़ते हैं बच्चों। और पता है ये जो आपके पैसेज होते हैं ना, यहाँ से आपके बहुत सारे एमसीक्यूज भी क्लियर होते हैं, इसमें से 2 नंबर के क्वेश्चन भी आपके क्लियर होते हैं, 3 नंबर के भी क्वेश्चन क्लियर होते हैं, ठीक है, क्योंकि इसमें जो डेटा होता है ना, डेटा वही आपके एग्जाम में भी आ सकता है, याद रखना इस चीज को, ठीक है। तो चलो बच्चों पढ़ते हैं पहले वाले को। तो क्या लिखा हुआ है, अन्य राज्यों की तरह जाटों ने भी 17वीं और 18वीं शताब्दी में अपनी सत्ता सुदृढ़ कर ली थी। आपने नेता चूड़ामन के नेतृत्व में उन्होंने दिल्ली के पश्चिम में स्थित क्षेत्रों पर अपना नियंत्रण कर लिया था। 1680 के दशक तक आते आते उनका प्रभुत्व दिल्ली और आगरा के 2 शहरों के बीच क्षेत्र पर होना शुरू हो गया। वस्तुतः कुछ अर्से के लिए वे आगरा शहर के अभिरक्षक भी बन गए। जाट समृद्ध कृषक थे और उनके प्रभुत्व क्षेत्र में पानीपत तथा बल्लभगढ़ जैसे शहर महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र बन गए। सूरजमल के राज्य में भरतपुर शक्तिशाली राज्य के रूप में उभरा। 1747 में जब नादिर शाह ने अपने दिल्ली पर हमला बोला और उसे लूट लिया, तो दिल्ली के कई प्रतिष्ठित व्यवसायियों ने भरतपुर में शरण ली। उसके पुत्र जवाहिर शाह के पास 30,000 सैनिक थे। उसने 20,000 अन्य सैनिक मराठाओं के लिए, 15,000 सैनिक सिखों से, और इन सब के बलबूते पर उसने अपना मुगलों से जो युद्ध था वो लड़ा था, ठीक है। तो ये आपके क्वेश्चन है, मतलब ये आपका पैसेज हो गया। क्वेश्चन देख लेते बच्चों, क्या है क्वेश्चन, ये है किसके शासनकाल में जाटों ने दिल्ली के पश्चिमी क्षेत्रों पर अपना नियंत्रण कर लिया था। तो बच्चे किसके शासनकाल में, जाटों के शासनकाल में किया था, ठीक है। और उसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे बच्चों, जाट शासकों के प्रभुत्व में स्थित
किसी एक व्यापारिक केंद्र का नाम लिखो। तो बच्चों कोई एक व्यापारिक केंद्र लिखेंगे तो यहाँ पे देखो अभी भी आपको मैंने बताए दो व्यापारिक केंद्र कौन कौन से, पानीपत और वल्लभगढ़। ये शहर जो थे वो महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र बन गए थे इनके प्रभुत्व वाले। तो यहाँ पे मैंने एक ही लिख दिया वल्लभगढ़, एक ही पूछा गया है, चाहो तो यहाँ पे दूसरा वाला भी लिख सकता था, है ना, आपकी मर्जी है। अगला, दिल्ली पर नादिर शाह ने आक्रमण कब किया था और इसका परिणाम क्या हुआ था बच्चों? तो नादिर शाह ने 1739 ईस्वी में दिल्ली पर आक्रमण किया और इसके परिणाम स्वरूप दिल्ली में भारी लूटपाट हुई और कई प्रतिष्ठित व्यक्तियों ने भरतपुर में शरण मांगनी पड़ी क्योंकि वो बहुत ही तंग आ चुके थे, परेशान हो चुके थे। ठीक है, इस तरीके से आपका पहला वाला पैसेज पूरा हो गया। अब जो बच्चे इंग्लिश मीडियम के हैं वो अपने पैसेज को यहाँ से पढ़ सकते हैं पूरा का पूरा। ठीक है, पैसेज पढ़िए और इसके जो क्वेश्चन आंसर हैं वो भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। 10वें का पहला क्वेश्चन है, दूसरा ये है, तीसरा ये, और आंसर भी लिखा हुआ है। ओके बच्चों, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन 11 रहेगा और ये भी केस आधारित होगा। क्या लिखा हुआ है बच्चों? पर्यावरण हमारे जीवन का मूल आधार है। यह है पर्यावरण प्रकृति एवं मानव निर्मित परिघटनाओं का मिश्रण है। प्राकृतिक पर्यावरण में पृथ्वी पर पाई जाने वाली जीवीय एवं अजीवीय दोनों परिस्थितियां सम्मिलित हैं, जबकि मानवीय पर्यावरण में मानव की परस्पर क्रियाएं, उनकी गतिविधियां एवं उनके द्वारा बनाई गई संरचनाएं सम्मिलित होती हैं। यह हमें सांसें लेने के लिए हवा, पीने के लिए पानी, पीने के लिए जल, खाने के लिए भोजन एवं रहने के लिए भूमि प्रदान करता है। क्या? हमारा जो पर्यावरण है। ठीक है, मानव इस प्राकृतिक पर्यावरण में कैसे परिवर्तन करता है? कार का धुआं वायु को प्रदूषित करता है, पानी को पात्र में एकत्र किया जाता है, भोजन को बर्तनों में परोसा जाता है और भूमि पर कारखानों का निर्माण होता है। मानव कार, मिल, कारखानों एवं बर्तनों का निर्माण करता है। इस प्रकार ये मानव प्राकृतिक पर्यावरण में परिवर्तन करता है। क्वेश्चन क्या बनेगा? क्वेश्चन बनेगा कि मानव निर्मित पर्यावरण का कोई एक एग्जाम्पल दीजिए। ठीक है, तो मानव निर्मित पर्यावरण का एक एग्जाम्पल है बच्चों, जितने भी कारखाने, चाहे वो मिल हो या फिर फैक्ट्री हो, ये सभी उसके एग्जाम्पल हैं। ओके, सेकंड क्वेश्चन क्या है बच्चों? प्राकृतिक पर्यावरण का क्या अर्थ होता है? यानी कि जो एक तरीके से मान लीजिए नेचुरल इन्वायरमेंट, ठीक है ना, प्राकृतिक पर्यावरण, इसका क्या मतलब होता है, इसके बारे में बताना है। तो देखो बच्चों क्या होता है, प्राकृतिक पर्यावरण से तात्पर्य उन सभी जीवीय और अजीवीय, जीवीय जैसे कि पेड़ पौधे और हम जैसे जीव जंतु, ठीक है, अजीवीय यानी कि नदी, पहाड़, हवा, मिट्टी, ये सभी तत्व जो प्रकृति स्वयं निर्मित होती है, मतलब जो प्रकृति में स्वयं ही निर्मित होते हैं और कोई मानव इसमें हस्तक्षेप नहीं करता है, उसे हम प्राकृतिक पर्यावरण कहते हैं। ठीक है, अब है हमारा अगला क्वेश्चन कि जो मानव प्राकृतिक पर्यावरण है इसमें कैसे परिवर्तन आ रहे हैं। ठीक है, तो बच्चों मानव प्राकृतिक पर्यावरण में कई तरीके से परिवर्तन आ रहे हैं, जैसे कि वायु प्रदूषण। बच्चों आज के टाइम पे मानवों ने कारखाने, इससे निकलने वाला धुआं जो है ये हवा को प्रदूषित करता है, क्योंकि ये लोग धुएं के लिए कुछ खास इंतजाम करते ही नहीं है, दैट्स वाई। ठीक है, जल संसाधन का उपयोग, अर्थात जल को संग्रहित कर विभिन्न उद्देश्यों के लिए प्रयोग में लाया जा सकता है। इससे जो है मानव प्राकृतिक पर्यावरण को बचा सकते हैं, है ना। भू परिवर्तन यानी कि भूमि पर कारखाने, मकान और सड़कों का निर्माण किया जा रहा है, जिसकी वजह से जो मानव प्राकृतिक पर्यावरण है वो खतरे में आता जा रहा है। ठीक है, तो ऐसे करके आप लिखेंगे। ओके बच्चों, तो ये हो गया आपका यहाँ पे 11वें का तीसरा। अब आगे बात करेंगे बच्चों, एक छोटा पॉइंट वनों की कटाई भी रह गया था, ठीक है, इसके बारे में आप देख सकते हो। तो अगला क्वेश्चन देखेंगे, बट उससे पहले से इंग्लिश में देख लीजिए। यहाँ पे ये रहा आपका इंग्लिश में। ठीक है, ये आपका पहला क्वेश्चन है, ये आपका सेकंड क्वेश्चन है, और फिर ये आपका थर्ड क्वेश्चन, और ये आपके सारे के सारे आंसर हैं बच्चों। ठीक है, चलिए अब देखेंगे अगला वाला, ये रहा तीसरा, और ये आपकी सिविक्स से रिलेटेड है। क्वेश्चन क्या है बच्चों, इसे पढ़ते हैं पहले। तो प्रश्न में पूछा गया है, विधानसभा की बहसों में विधायक अपनी राय प्रकट कर सकते हैं। ठीक है, विधानसभा की बैठकों में संबंधित विषय पर प्रश्न पूछ सकते हैं और सुझाव भी दे सकते हैं। सरकार को इस संबंध में क्या करना चाहिए? सदस्य इस विषय पर भी जो प्रतिक्रिया व्यक्त करना चाहे कर सकते हैं। इसके बाद मंत्री प्रश्नों के उत्तर देते हैं और सदन को आश्वासन देते हैं कि वो जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं जो जरूरी हैं इस काम के लिए।
मुख्यमंत्री तथा अन्य मंत्रियों को निर्णय लेने का अधिकार है और सरकार जो सरकार है वो भी चलानी होती है। ठीक है, इसके अलावा प्राय उन निर्णयों के बारे में सुनते हैं या समाचार चैनलों अथवा समाचार पत्रों में उन्हें देखते व पढ़ते हैं। हालांकि जो भी निर्णय लिए जाते हैं उन्हें विधानसभा के सदस्यों के द्वारा अनुमोदित किया जाना होता है ना। लोकतंत्र में विधानसभा सदस्य, मंत्री व मुख्यमंत्री से प्रश्न पूछे जाते हैं। किसी महत्वपूर्ण विषय पर भी बहस हो सकती है, निर्णय लिए जा सकते हैं। धन खर्च कहाँ कितना किया जाएगा उस पर भी ध्यान दिया जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से आपका ये कॉन्सेप्ट है। सीधा क्वेश्चन पढ़ेंगे। क्वेश्चन है बच्चों कि विधायक यानी कि एमएलए क्या होता है बच्चों? तो एमएलए वह व्यक्ति है जिसे जनता के द्वारा राज्य विधानसभा के लिए चुना जाता है और विधानसभा में अपने क्षेत्र का प्रतिनिधि होता है। ठीक है, तो बेसिकली जनता के द्वारा किसके लिए चुना जाता है? राज्य विधानसभा के लिए चुना जाता है। ओके, अगला, विधानसभा के किसी एक कार्य का वर्णन करो। तो भाई विधानसभा का कोई एक कार्य की अगर मैं बात करूं आपसे तो वो ये है, बहस करती है किसी भी जो भी मामला आता है उस पर। ठीक है, मंत्रियों से प्रश्न पूछती है, इस तरह से आप लिख सकते हैं। ओके, फिर अगला क्वेश्चन है बच्चों कि विधानसभा में लिए गए निर्णयों की जानकारी हमें कैसे प्राप्त होती है? कि विधानसभा में कोई निर्णय लिया गया है तो वो आपको कैसे पता चल पाता है? ठीक है, तो बच्चों विधानसभा में लिए गए जो निर्णय हैं इनकी जानकारी हमें समाचार पत्र, टीवी चैनल, लाइव कवरेज के माध्यम से और समाचार पत्रों और अन्य मीडिया स्रोतों के माध्यम से प्राप्त होती है। ठीक है, तो हमें ये जो विधानसभा में लिए गए निर्णयों की जानकारी कैसे प्राप्त होती है? हमें हर तरीके से प्राप्त होती है। ठीक है, ऐसे लिखेंगे। अब इसी को इंग्लिश मीडियम में देख लेंगे बच्चों, ये रहा आपका, और इसीलिए आप यहाँ से पढ़ भी सकते हैं, सब लिखा हुआ है। ओके, तो जैसे कि क्वेश्चन दे रखा है बच्चों, हु इज एमएलए, राइट एनी वन फंक्शन ऑफ द असेंबली, हाउ डू वी गेट इन्फॉर्मेशन अबाउट द डिसीजंस टेक इन द असेंबली। तो सारी चीज लिखी रखी है। ठीक है, चलो बच्चों अब यहाँ पे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 13 को, तो इसका भी पैसेज पढ़ते हैं बच्चों। तो लिखा हुआ है, बढ़ती जनसंख्या तथा इसकी बढ़ती मांगों के कारण वन भूमि और कृषि योग्य भूमि इसका बड़े पैमाने पे विनाश हुआ है, खत्म हो रही है। कैसे? इससे प्राकृतिक संसाधन के समाप्त होने का खतरा, डर पैदा हो गया है। इसीलिए विनाश की वर्तमान दर को आवश्यक होना चाहिए। वन रोपण, भूमि सुधार, रासायनिक कीटनाशकों का उपयोग, उर्वरकों के विनियमित उद्योग, इस तरीके से, है ना। तो यहाँ पे आपका ये पॉइंट है। चलो क्वेश्चन देखेंगे। पहला क्वेश्चन है, भूमि क्षरण के किसी एक उपाय का उल्लेख कीजिए। तो बच्चों एक उपाय है यहाँ पे वृक्षारोपण, यानी कि वन रोपण कह लीजिए, वृक्षारोपण कह लीजिए। ज्यादा से ज्यादा वृक्ष लगाना भूमि संरक्षण का एक महत्वपूर्ण उपाय है, जिसमें अधिक से अधिक पेड़ लगाए जाते हैं ताकि मिट्टी का कटाव जो है वो रोका जा सके। ठीक है, फिर बच्चों प्राकृतिक संसाधन हमारे लिए क्यों जरूरी हैं? तो भाई प्राकृतिक संसाधन हमारे लिए बहुत तरीके से जरूरी हैं। हमें भोजन, जल, वायु, ऊर्जा और कुछ भूमिका भी प्रदान करते हैं, इस तरीके से लिखेंगे। ठीक है, चलो तो आपका ये वाला यहाँ पे पूरा हो गया 13वां। अब इसी का इंग्लिश मीडियम में देखेंगे। उससे पहले ये वाला क्वेश्चन भी तो देख लो, बढ़ती हुई जनसंख्या किस प्रकार वन भूमि के विनाश का कारण है, बताइए। तो बच्चों क्वेश्चन का आंसर देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है। अब जो बच्चे इंग्लिश मीडियम के हैं वो यहाँ से देख लीजिए, ये आपका पैसेज यहाँ पे है। और पहला क्वेश्चन ये रहा, सेकंड क्वेश्चन आपका ये रहा, एंड देन थर्ड क्वेश्चन आपका ये रहा। सो फाइनली बच्चों अब हम डिस्कशन करने वाले हैं अपने अगले पार्ट को इस पेपर के, जो कि है खंड नंबर 4, मानचित्र आधारित। ठीक है, तो बच्चों मैप वाला हमारा क्वेश्चन आ गया है। अब इसमें भारत की दी गई रेखा मानचित्र पे हमें किन्हीं 5 स्थानों को उचित संकेतों के द्वारा भरना है। कौन कौन से स्थान है बच्चों? एक तो है आपका यहाँ पे बनारस, फिर बरेली है, फिर कानपुर है, फिर दिल्ली है, फिर अलीगढ़ है और झांसी है ना। टोटल हमें ये 6 हैं, जिसमें से 5 बनने। तो बच्चों यहाँ पे देख सकते हैं मैंने मैप पूरा भरा हुआ है आपको अच्छे समझाने के लिए। एक काम करता हूँ, इसे ना बड़ा कर देता हूँ ताकि आपको पूरी स्क्रीन पे केवल मैप ही दिखे, है ना। हाँ बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। आप देखो बड़े ध्यान से, अब जो मैं समझाऊंगा ना, अब उसको आप लोग बड़े ध्यान से समझिएगा। ठीक है, मैं एक बार इसका ना कलर चेंज कर दूं, ब्लैक कर देता हूँ। देखो बच्चों, जो ये वाली हमारी जगह है, ध्यान से समझिएगा, जो हमारी ये वाली जगह है, ये वाली, ठीक है ना, ये क्या है? ये है हमारी दिल्ली। क्या है ये बच्चों?
ये हमारी दिल्ली है, ये वाली जगह पे, ठीक है, जो छोटा सा बिंदु नहीं है मैप में यहाँ पे, दिल्ली के नीचे इस वाली जगह पे बच्चों, ये दिल्ली होगी ना, ये यहाँ पे आ जाता है हमारा बनारस, क्या है यहाँ पे, बनारस। और इस वाली जगह पे, ठीक है ना, इस वाली जगह पे ये हमारा बरेली है, ठीक है। फिर आएंगे नीचे की तरफ तो यहाँ पे देखेंगे छोटा सा जो भाग है ना, छोटा सा, ये आपका झांसी है, यूपी में छोटा सा भाग। और यहाँ पे बच्चों आपका जो है वो कानपुर है। और ये जो जगह है बच्चों, ये वाली जगह, ये आपका है बनारस। तो कुल मिला के ये 6 हो गए। और ज़्यादातर बच्चों एग्जाम में क्वेश्चन इसी में से ही आता है। अब इसमें एक आधा आपसे पूछा जा सकता है अलीगढ़ कहाँ पे या मेरठ कहाँ पे है, तो एक दो ऐसे भी आ सकते हैं। इसके अलावा ज़्यादा मैप वैसे पेपर से बनता नहीं है आपके एग्जाम के लिए। जो जितना मैप बन सकता था वो मैंने आपको ऑलरेडी यहाँ पे साथ सब कुछ बहुत अच्छी तरीके से करवा दिया है, ठीक है। तो इस तरीके से बच्चों आज की हमारी ये वीडियो पूरी हो गई। और साथ ही साथ आप कुछ पिछली वीडियो के क्वेश्चन भी देख लीजिए, पिछले पेपर के, ठीक है। जैसे कि आप ना पिछले पेपर का एक ये क्वेश्चन कर लें, अपने दिमाग में अच्छे से बिठा लें, काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि संयुक्त राज्य अमेरिका में जो किसान है वो किसानी जो है यानी कि खेती जो है उसे एक बिजनेस की तरह करता है। तो क्यों करता है बच्चों, एक तो किसानी के प्रति व्यावसायिक दृष्टिकोण होता है उसका, आधुनिक तकनीक का उपयोग आ जाता है, बड़े पैमाने पर उत्पादन, बाजार और निर्यात पर ध्यान, सरकारी नीतियों का सहयोग। बच्चों जो क्वेश्चन आपको मैंने ये दिखाया ना, आप इसको पढ़ना अच्छे से और ढंग से समझना, क्योंकि टाइम कम है। और वैसे भी मैंने आपको पहले पेपर में ये समझा रखा है, ठीक है, देख सकते हैं इंग्लिश में भी। अब जैसे ये वाला एक और क्वेश्चन था कि सहमति का विचार लोकतंत्र की प्रस्थान बिंदु है। वे प्रावधान, उन प्रावधानों का वर्णन कीजिए जो भारतीय लोकतंत्र को मजबूत बनाते हैं बच्चों। तो जैसे हमारा संविधान सर्वोच्च है, मौलिक अधिकार हमें मिले हैं, हम अपनी सरकार चुन सकते हैं, स्वतंत्र निष्पक्ष चुनाव की हमें आवश्यकता है, संवैधानिक संस्थाएं, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, इस तरीके से आप देख सकते हैं, है ना, सब कुछ लिख रखा है। और ये वाला था बच्चों की कानून कैसे बनता है, ठीक है, संसद जो है वो कानून कैसे बनाती है। तो पहले विधेयक का प्रस्ताव रखा जाता है, फिर विचार विमर्श होता है, फिर साइन करने के लिए राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है। 3 स्तर होते हैं इसके, ठीक है। तो फाइनली बच्चों आज का सेशन अब हम यहाँ पे एंड करते हैं। ओके, तो इस तरह से प्यारे बच्चों आप सभी ने मेरे साथ मिलकर आज की इस लगभग आधे घंटे की वीडियो के अंदर क्लास 8वीं के अपने एसएसटी के फाइनल के एग्जाम के लिए जो एक इम्पॉर्टेंट हमारा पीवाईक्यू था, सैंपल पेपर था, उसके सॉल्यूशन को पार्ट 2 को भी अच्छे से समझ लिया है। अब बच्चों यहाँ पे मैं आशा कर सकता हूँ कि जो भी क्वेश्चन आपको मैंने बताए हैं, आई होप आपको डेफिनेटली यहाँ से हेल्प मिली होगी आपके एग्ज़ाम की प्रिपरेशन में, ठीक है। अभी आपका जो एग्ज़ाम होगा इसमें डेफिनेटली हेल्प मिलेगी, क्योंकि इससे आपकी प्रिपरेशन भी अच्छी हो चुकी होगी, आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो गई होगी, असलियत में पेपर कैसा आएगा, उसमें क्वेश्चन कैसे होंगे, ये भी पता चल गया होगा, ठीक है। तो चलो बच्चों आज के सेशन के लिए इतना ही। अब आपसे मिलेंगे अगली वीडियो में अगले सब्जेक्ट के साथ। तब तक के लिए आप सारे बच्चे पढ़ते रहिए और अपना अच्छे से ख्याल रखिए। और हाँ, आप सारे बच्चों को मेरी तरफ से एक बार फिर से विश यू वेरी वेरी ऑल द बेस्ट। अच्छे से एग्जाम करना बच्चों, बहुत अच्छी तैयारी आपकी पहले ही करवा दी है हमने, ठीक है। मिलते हैं बच्चों अगले सेशन में अगली वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, ख्याल रखिए अपना। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।